जंगल की दूसरी ओर एक विशाल महल था। महल में तो अक्सर राजा महाराजा नौकर चाकर ये सब रहा करते हैं ना, मगर इस महल में कुछ अजीब था। वहाँ ना ही कोई नौकर काम करते थे और ना ही राजा महाराजा थे। केवल एक लड़का रहता था जिसका नाम था शहजादा दानिश। दानिश अक्सर ही महल के बगीचे में जाता और पीछे लगे गुलाब के पौधों को पानी देता। मैं सालों से ये कर रहा हूँ, न जाने कब जाकर मुझे वो मिलेगा जिसकी मुझे तलाश है। तभी महल के पास से शहजादे को एक लड़की गुजरती हुई नजर आती है और वो उस लड़की को आवाज लगाता है। अरे परियों सी सुंदर लड़की अकेले कहाँ जा रही है? इतनी मीठी बात सुनते ही लड़की बहुत खुश हो जाती है और रुक जाती है। क्या इस आलीशान महल के शहजादे ने मुझे बुलाया है? वाओ! और लड़की उस ओर मुड़ती है। चलो मेरे साथ भोजन कर लो, मैं अकेले रहता हूँ, तुम साथ चलोगी तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। लड़की खुश होकर महल के अंदर चली जाती है और दानिश भी पीछे पीछे जाने लगता है कि तभी वह झाड़ी के अंदर हाथ डालता है और एक सांप को गर्दन से पकड़कर बाहर निकालकर पीठ के पीछे छुपाकर अंदर जाता है। मेरा नाम मैरी है और तुम्हारा? मैं उस महल का शहजादा दानिश। दानिश, क्या तुम यहाँ अकेले रहते हो? हाँ, मुझे शुरू से ही सारा काम अकेले करना ही पसंद है, इसीलिए मैं अकेला रहता हूँ। अच्छा बताओ, क्या तुम ड्रिंक की होगी? मैरी मुस्कुराकर हाँ बोल देती है और फिर मैरी के लिए ड्रिंक बनाते हुए शीशी में भरे सांप के जहर को उस ग्लास में मिला देता है। जैसे ही मैरी उसे पीती है, वह जहर अंदर जाकर असर करता है और मैरी वही फर्श पर गिर जाती है। ये देख दानिश उदास हो जाता है और मैरी की टांग पकड़कर उसे खींचता हुआ कमरे के अंदर ले जाता है। कुछ देर में दरवाजा खुलता है। दानिश के दोनों हाथ गहरे लाल खून से एकदम सने हुए थे। वह हाथ मसलता हुआ बाहर आता है और अपने कमरे में जाकर जोर जोर से चीजें इधर उधर फेंकने लगता है। नहीं, ये भी वो नहीं थी, ये भी नहीं थी। कब खत्म होगा मेरा इंतजार, कब? और दानिश रोता हुआ आईने के सामने खड़ा हो जाता है और अपना चेहरा नोचता है। तभी बाहर उसे एक हलचल सुनाई देती है और वह तुरंत वह खाल को फिर से चेहरे पर लगाकर आईने में देखकर मुस्कुराता है और बाहर चला जाता है। तभी वह देखता है कि महल के बाहर से एक और लड़की गुजर रही है। दानिश उसे भी वही बात कहता है। ये परियों जैसी हसीन दिखने वाली लड़की आखिर अकेले कहाँ जा रही है? और लड़की मुस्कुराकर अंदर आती है और दानिश उसे खाना खिलाकर पीने को वही ड्रिंक देता है, मगर लड़की ड्रिंक पीकर बेहोश हो जाती है और फिर से दानिश उसकी टांग पकड़कर खींचता हुआ उसे वहां से ले जाकर कमरा बंद करता है। कुछ देर में दानिश बाहर आता है और उसके कान के झुमके को कमरे में लाकर रखता है जिस पर खून लगा हुआ था। इस बार दानिश की आंखों में क्रोध नहीं दर्द था। वह फिर से रोता है। अब ये सिलसिला लगातार चलने लगा। दानिश अक्सर लड़कियों को महल में बुलाता और वही जहर मिली शराब पिलाता था और धीरे धीरे ये बात गांव तक पहुंच गई। सुना है उस महल में एक राक्षस रहता है जो लड़कियों को खा जाता है। हाँ, वो विमला की लड़की भी तो अभी तक लौटी नहीं है। बेचारी काम ढूंढने गई थी, लगता है महल के राक्षस ने उसे खा लिया। और उस जया की बेटी, उसका तो ब्याह भी होने वाला था पर वो भी लौट कर नहीं आई। भगवान जाने गांव में किसका प्रकोप आ गया है। तभी वहां से मिशा गुजर रही थी। मिशा औरतों की बातें सुन लेती है। काकी, क्या ये बात सच है जो आप सब कर रही हो? लो, कर लो बात। अब इसमें क्या झूठ। जितनी भी सुंदर लड़कियां थी उनको वो जंगल के दूसरी ओर बने महल वाला राक्षस ही तो खा रहा है। चलो चलो घर चलो, क्या पता वो राक्षस केवल लड़कियां ना खाता हो, शायद बुढ़ियों को भी खाता हो। मिशा ये सुनते ही बेचैन हो गई थी और वह घर लौटने लगी। उसके घर के बीच में एक सुनसान रास्ता था। तभी वहाँ कुछ बदमाश उसे छेड़ने आ जाते हैं। किधर को चली? हाय रे हमारी अनारकली। तुम अगर चाहते हो मैं कुछ ना करूं तो यहाँ से दूर हट जाओ। अरे हम तो चाहते ही हैं कि तू हमें कुछ करे, इसी बहाने
छुएगी ही। तभी वहाँ एक जोरदार रोशनी आती है और मिशा एक विशाल नागिन में बदल जाती है। बोला था ना यहाँ से चले जाओ, अब तुम नहीं बचोगे। और मिशा एक बदमाश को तो हाथ से उठाती है और दूसरे को पूंछ से और जोर से उछालकर दूर फेंक देती है। तो 12 किसी लड़की को तंग किया तो जिंदा नहीं छोड़ूंगी। मुझे नफरत है उनसे जो लड़कियों पर जुल्म करते हैं। गांव से गायब हो रही लड़कियों के बारे में मुझे पता तो करना ही होगा। तभी मिशा पेड़ के पास बैठी एक गिलहरी को सुंदर लड़की में बदल देती है। दोस्त, तुम्हें अब वहाँ जाकर मुझे सारी खबर देनी होगी। और अगले दिन गिलहरी वहाँ दानिश के महल के पास पहुँच जाती है। शहजादा रोज की तरह गुलाब को पानी दे रहा था। तभी उसकी नजर लड़की पर पड़ती है और वह उसे वही सब कहता है। नहीं, मैं कोई परी नहीं हूँ, मैं तो गरिमा हूँ। गरिमा, तुम थक गई होगी, आओ अंदर चलो, मुझे एक सुंदर लड़की की सेवा करने का मौका दो। और गरिमा दानिश के साथ अंदर चली जाती है। शाबाश गिलहरी, बस अब आगे जो कुछ भी होगा मुझे पता चल जाएगा। दानिश की दी हुई ड्रिंक गरिमा पी लेती है और उसके साथ भी ठीक वैसा ही होता है जैसा कि बाकी लड़कियों के साथ हुआ था। और दानिश उसकी टांग पकड़कर उसे भी वहाँ ले जाता है और बाहर आकर खून से सना हुआ भूरा बाल रख देता है। मिशा गरिमा को बार बार संदेश भेज रही थी, मगर ऊपर से कोई भी जवाब नहीं आ रहा था। मुझे माफ करना मेरी दोस्त, मेरी मदद के लिए तुम्हें कुर्बानी देनी पड़ गई, मगर ये कुर्बानी खाली नहीं जाने वाली है, बिल्कुल भी नहीं। अब मैं खुद उस महल का राज पता करने जाऊंगी। और मिशा खुद को बहुत सुंदर बना देती है, फिर महल की ओर बढ़ती है, मगर तभी रुक जाती है। ये शहजादा केवल सुंदर लड़कियों का ही शिकार कर रहा है। अगर मैं सुंदर की बजाय कुरूप लड़की बन जाऊं, तो मैं शायद कुछ तो राज जान सकूंगी। और मिशा तुरंत ही खुद को भद्दा सा बना लेती है और कपड़े भी ऐसे ही पहन लेती है। हाँ, अब ठीक है, अब मैं भिखारन जैसी लग रही हूँ। दानिश फिर से गुलाब को पानी दे रहा था और रोते हुए कुछ सोच रहा था। क्या मेरे ख्याल बस ख्याल ही रहेंगे? कभी ये फूल मुझे वो रास्ता दिखाएगा जो हमेशा हमेशा के लिए बंद हो चुका है। अब इस महल में मेरा दम घुटने लगा है। तभी मिशा वहाँ से गुजरने लगती है और दानिश उसको देखकर बोलता है, अरे परियों से भी अधिक सुंदर रूप वाली लड़की, आखिर तुम अकेले कहाँ जा रही हो? ये सुनते ही मिशा को हंसी आ जाती है। हमको पागल ना बनाओ बाबू, मैं जानती हूँ कि मैं बिल्कुल भी सुंदर नहीं हूँ। दानिश ये सुनते ही सकपका गया। चलो अंदर आओ, तुम्हें भोजन करा दूं। इतना सुनते ही मिशा तो सीधे महल के अंदर घुस जाती है। अरे ये लड़की तो बड़ी अजीब है। अब तक तो सब कुछ ही प्लान के अनुसार चल रहा है। मैं यहाँ अकेले रहता हूँ, अगर तुम मेरे साथ खाना खाओगी तो मुझे अकेला नहीं महसूस होगा। लेकिन बाबू, मेरी तो एक बुरी आदत है। क्या? असल में 2 बुरी आदत है। एक, मुझको खाने के बाद पान खाना होता है, और दूसरा, मुझे वो चाहिए, वो वाली शीशी में जो ड्रिंक है ना, वो बड़ी ही सुंदर लग रही है। दानिश ये सुनकर जोर से हंसता है। तुम आज तक की सबसे बड़ी आइटम हो। आज तक की मतलब? यहाँ और कोई भी आता जाता है क्या? वो नहीं, यहाँ कभी कोई भी नहीं आता। ठीक है बाबू, अब चलो बना दो एक अच्छी सी ड्रिंक। दानिश तभी बाहर जाकर बगीचे में से एक सांप उठाकर छिपाकर अंदर ले आता है, जो कि मिशा भी देख लेती है। एक छोटे सांप का जहर वैसे भी एक विशाल नागिन का क्या बिगाड़ सकेगा, लेकिन अगर मैंने इसे पिया और मुझे कुछ ना हुआ तो मैं भी पकड़ी जाऊंगी। गिलहरी से भी मुझे बस यही तक का पता चला था, मुझे समझ से काम लेना होगा। और दानिश ड्रिंक में जहर मिलाकर उसे दे देता है, मगर मिशा बहाने से उसे गिरा देती है। अब ये देख दानिश को शक हो गया। लगता है इसे मुझ पर शक हो गया है, मुझे संभल कर रहना होगा, इसे तो मैं यहाँ से जाने देता हूँ। अच्छा बाबू, पान तो रह ही गया। पान मैं कहाँ से लाऊं? लाना क्यों है बाबू, हम तो हमेशा ही अपने झोले में रख के चलते हैं। मिशा पान का पत्ता निकालकर पान लगाने लगती है और बीच में एक जड़ी बूटी डाल देती है, जिससे दानिश को भी गहरी नींद आ जाए, और पान लगाकर दानिश को दे देती है। फिर जब ये थोड़ी देर में सो जाएगा तो मैं इस दुष्ट शहजादे का पूरा राज जान लूंगी। और दोनों हंसी मजाक करते हुए बातें करने लगते हैं।
मिशा देखती है कि दानिश सोने चला जाता है और दानिश के जाते ही मिशा अपने नागिन रूप में आ जाती है और महल में इधर उधर चक्कर लगाने लगती है। लड़का भी ठीक है और राजशाही खानदान भी है, कोई ढोंगी भी नहीं है, तो आखिर ये लड़कियों को मारकर उनके साथ क्या करता है। तभी वह कमरे में पहुंच जाती है और उन लड़कियों के सामान रखे थे और मिशा उन्हें देखने लगती है। खून, ये तो लाल खून है, कितनी बेरहमी से मारता होगा ये उन बेचारी लड़कियों को। शहजादे, मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं। तभी उसे वहां रखे एक घुंघरूओं की जोड़ी मिलती है जो वह मानव रूप में आकर उन्हें पहनती है और नाचने लगती है। मिशा बेफिक्र थी ये सोचकर कि दानिश तो कमरे में सो रहा होगा, मगर दानिश तो उसी कमरे के दरवाजे पर खड़ा होकर क्रोध में मिशा को देख रहा था। मक्कार लड़की, तू मेरे साथ खेल खेल रही है ना? और वह क्रोध में आता हुआ मिशा की ओर बढ़ता है। तभी नीचे पड़े घुंघरू पर दानिश का पांव फिसल जाता है और दोनों एक दूसरे की बाहों में जाकर गिरते हैं।